उस ऑपरेशन की आड़ में अपने मजमूम मकासद पूरे करने की कोशिश ये सरकार कर रही है। वहां से रिएक्शन नहीं हुआ। जब इतना बड़ा इंसिडेंट यहाँ पे हुआ तो नहीं हुआ। टोटली इस दफा सिनेरियो चेंज है। ना इनकी बॉलिंग यूनिट सही तरह काम कर रही है, ना इनका बैटिंग यूनिट काम कर रहा है। इधर यह ऑलमोस्ट 2 बिलियन तक जो लोग हैं उनकी जिंदगियों को सपोर्ट करते हैं। भारत का मकबूजा कश्मीर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, पहलगाम हमले की आड़ में मजमूम मकासद पूरे करने की कोशिश, सिंतास मुआहदा मुअत्तल करके वाघा अटारी बॉर्डर बंद कर दिया, बगैर सबूत बेतुके इल्जामात और बिना सरफेर के जारहाना इक़दामात। हुकूमत आज कौमी सलामती इजलास के बाद रद्द-ए-अमल देगी। पहलगाम हमले में शनाख्त करके लोगों को कत्ल करने से मुतालिक भारतीय मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब, मकबूजा आबादी की आवाम सरापा एहतजाज, हिंदू मुस्लिम फसादात भड़काने की कोशिश और मन घड़त रिपोर्टिंग के खिलाफ लोग सड़कों पर, सोशल मीडिया पर सैकड़ों वीडियोज वायरल, मोदी हुकूमत होश के नाखून ले। 2 अरब की आबादी खतरे में, आर्कटिक और एंटार्क्टिका से बाहर बर्फ और पानी के सबसे बड़े जखायर ताज़ा पानी फराहम करने का अहम जरिया है। वो हिंदू कश रमाले में भी ग्लेशियर्स कम तरीन सतह पर आ गए। पॉप फ्रांसिस की मौत के बाद कैथोलिक चर्च के नए पॉप का इंतखाब, पाकिस्तान से भी कार्डिनल जोसेफ काउट्स वोट का इस्तेमाल करेंगे। वेटिकन जाकर पॉप के इंतखाब में हक राय दही इस्तेमाल करने वाले पाकिस्तानी तारीख की दूसरी शख्सियत हैं। आज दुनिया बोल हैं बनेंगे हमारे मेहमान। और पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन, मुल्तान सुल्तान्स को उन्हीं के होम ग्राउंड पर शिकस्त दे दी। दिफाई चैंपियन इवेंट में अब तक नाकाबिल शिकस्त और एक बार फिर ट्रॉफी जीतने को बेताब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और मैं हूं सोनिया सुंदस। मैं हूं सैयद फैसल करीम और उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ होगा। ख़ातिन हज़रात, टुडे हम आज बहुत खुद भी जज्बाती हैं क्योंकि जो मामलात हैं पूरे पाकिस्तान को मालूम है। जब बेसरोपा इल्ज़ामात लगाने की बात आ जाए, जब बिना सबूत मन घड़त इल्ज़ामात धरने की बात आ जाए तो उसमें पड़ोसी मुल्क किसी से पीछे नहीं है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर में पहले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। अब उस ऑपरेशन की आड़ में अपने मजमूम मकासद पूरे करने की कोशिश ये सरकार कर रही है। सिंतास मुआहदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल कर दिया। तमाम जो पाकिस्तानी थे भारत में मौजूद 24 घंटे में उन्हें भारत छोड़ने का हुक्म भी दे दिया है। वीज़े मनसूख कर दिए। तो तमाम की तमाम तर कल रात की डेवलपमेंट है और दिफाई अताशी को भारत छोड़ने का हुक्म भी मिला है। नॉन ग्राटा पर्सन उनको करार दे के और भारतीय दिफाई अताशी को भी वापस जो है यहाँ से बुला लिया है। पाकिस्तान के साथ भी ज़मन कर दिए हैं। ये तमाम तर चीज़ें एक तरफ, लेकिन ये तमाम भारत के वो मजमूम मकासद हैं जो वो पहलगाम हमले की आड़ में हासिल करना चाह रहा है। बिल्कुल, वरना कोई इनसे पूछे ज़रा कि हमें इस तरह की भौंडी कार्रवाई से आखिर क्या फ़ायदा हासिल होना। ना कोई मिलिट्री रिटेलिएशन को निशाना बनाया गया है, ना ही भारतीय फ़ौजियों को निहत्ते सिविलियंस को निशाना बनाकर भला पाकिस्तान को इन तमाम चीज़ें करके क्या हासिल होना है। बल्कि इस तरह के इवेंट से भारत के अपने मौक़िफ़ की तायीद होगी। तो पाकिस्तानी ऐसा क्यों करेगा भला? कहीं मोदी सरकार पहलगाम हमले की आड़ में मकबूजा कश्मीर में अपने मज़ालिम की तवज्जो तो नहीं पेश करना चाहता? क्योंकि सब जानते हैं कि टीआरएफ यानी एक मुकामी ग्रुप है जो मुकामी सतह पर कश्मीरी अवाम के लिए जिद्दोजहद कर रहा है। और ये सब क्यों? क्योंकि जब से आर्टिकल 370 आपने फारिग किया है और जब से वहाँ के नॉन कश्मीरी को डोमिसाइल देना शुरू किए हैं तो वहाँ से ये तमाम तर चीज़ें सामने आ रही हैं। अब ये इस तमाम तर मामले पे हम बात करेंगे। सबसे पहले द सिक्योरिटी लैप्स एंड दी सो कॉल्ड फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद आज हमारे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और यू नो द थिंग, यस हम इसको पहली मर्तबा नहीं देख रहे कि इस तरह के मामलात हो रहे हैं और हम ये भी पहली मर्तबा नहीं देख रहे कि मोदी सरकार जो है वो इस तरह की हरकतें कर रही है। द क्वेश्चन इज कि ये जिस तरह का इलाका है ये एलओसी से है तकरीबन 400 किलोमीटर दूर। ये तो मैं बात कर रहा हूँ पहलगाम की। पहलगाम से भी ऊपर की तरफ ये इलाका है, 1 घंटा ऊपर, यानी 4-5 किलोमीटर मजीद ऊपर, जिसको बेसरन वैली कहा जाता है, वहां पे ये मामला हुआ है। तो मेरा पहला सवाल यही है कि इतना दूर एलओसी से होना और फिर ये सारी चीजें होना, बजाय इसके कि वो दूसरों के मुल्क में झांक के और ये देखने की कोशिश करें कि अरे आपने तो कुछ नहीं किया। भाई अपनी सिक्योरिटी लैब्स पे तो कोई सवाल उठाए, अपनी इंटेलिजेंस फेलियर पे तो कोई सवाल उठाए ना पहले।
जी हाँ, देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ये बड़े इंपॉर्टेंट लोकेशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि पहलगाम में यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, तो उनको ये भी पता था। और दूसरा आपने ये बताया कि वैली के अंदर है, श्रीनगर के से अबाउट 90 किलोमीटर है, अनंतनाग इस्लामाबाद के एरिया में है। और ये वैसे यहाँ पे वाकया पहली दफा नहीं हुआ, ये वाकया पास में भी होते रहे, लेकिन एक बड़ा मशहूर वाकया हुआ था 1995 में। यहाँ पे अल फारान ग्रुप ने 6 फॉरेनर्स को यहाँ पे किडनैप किया था, और उन्होंने कुछ डिमांड सामने रखी, और बाद में ये एस्टेब्लिश हुआ। ये अल फारान ग्रुप जो था रा ने बनाया था, और इसके बाद वो मुलायम करना चाह रहे थे लोकल कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स को। और इस पे एक किताब भी लिखी गई है, द मीडोज, और उसमें उन्होंने ये भी एस्टेब्लिश किया कि इसमें भी इंडियन रा इसमें शामिल थी। तो एक इसकी हिस्ट्री है। सेकंड देखे कि यहाँ से जिस तरह आपने बताया है कि रास्ता जाता है नॉर्थ में, जो अमरनाथ यात्रा का यहाँ से भी एक रास्ता जाता है, और सब्सिक्वेंटली ये लिंक करता है आगे जाके द्रास कारगिल के एरिया को, तो वो वाला इम्पोर्टेंस भी थी। तो लेकिन यहाँ पे जिस तरह ये वाकया रूनमा हुआ, और जिस तरह आपने बताया कि 400 किलोमीटर फ्रॉम लाइन ऑफ कंट्रोल है, और बहुत दूर है, और आगे अभी तो यहाँ से रोड वे गुजार रहे हैं, और उसके बाद ट्रेन से भी गुजार के आगे कोशिश कर रहे हैं लिंक करने कारगिल लद्दाख को। तो वो उसके 1 किलोमीटर के करीब उनका आर्मी कैंप था। और तो उस वक्त वहां से रिएक्शन नहीं हुआ, जब इतना बड़ा इंसिडेंट यहाँ पे हुआ तो नहीं हुआ। अभी तो देखें वीडियोज आ रही हैं जिसमें एक खातून थे, एक नेवल ऑफिसर था, जिसको उन्होंने, वो कहती है 1.5 घंटे तक वहां पे वो पड़ा रहा, लेकिन किसी ने उसको रेस्क्यू नहीं किया, दे वांटेड कि वो मर जाए। ये बाय डिजाइन इनकी चीजें थी ताकि एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। तो लिखें कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आपने के 3 बजे हमला हुआ है, 3:05 पे रा एफिलिएटेड अकाउंट्स उसी वक्त उसको ऑन एयर कर दें, और इसके बाद मेन स्ट्रीम वाले आधे घंटे के बाद आ रहे हैं। इसी तरह पुलवामा में हुआ था। पुलवामा में जैसे ही अटैक हुआ, रिपब्लिक टीवी अर्नब गोस्वामी का, जो ही वाज द फर्स्ट जिन्होंने स्टोरी ब्रेक की फ्रॉम द साइट ऑफ इंसिडेंट, सो ही वाज ऑन बोर्ड कि ऐसा होने जा रहा है, तो ये खबर आप ब्रेक करें। तो ये डिजाइन तो इनके बड़े क्लियर है। आई कैन काउंट राइट फ्रॉम 71 जितने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए हैं, और सभी कर सकते हैं। सो ब्रिगेडियर साहब, हम इस पे बात भी करेंगे कि इज इट अनदर इनसाइड जॉब नॉट, लेकिन जैसे कि आपने बात की, एक तो ये कि अमरनाथ यात्रा जो कि हिंदुओं की बड़ी जो है वो मुकद्दस जो है यात्रा यानी सफ़र होता है, पिलग्रिमेज होता है। अच्छा, ये शुरू होना है यहाँ पे जून जुलाई में, यानी कि इसकी सिक्योरिटी की तैयारियां अभी से शुरू हो जानी चाहिए थी, नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपने कहा एक आर्मी कैंप यहाँ पे है जो कि आधे घंटे की दूरी पर है, 3 से 4 किलोमीटर। तीसरी चीज़, यहाँ पे सीआरपीएफ का पेट्रोल होता है ट्वाइस अ डे। चौथी चीज़, यहाँ पे 2023 में एक फुल फ्लैज किस्म का ऑपरेशन सो कॉल्ड स्वीप किया था भारतीय फौज ने, एयरफोर्स ने, विद द ड्रोन्स, जो 7-8 दिन तक यहाँ पे मामलात जो है वो खराब रहे थे, लड़ाई चलती रही थी यहाँ पे। तो जब इतनी ज्यादा खराब यहाँ की सिचुएशन है, यहाँ पे इतने ज्यादा ऑपरेशन क्लीन अप एंड ऑल दैट, तो उसके बाद इस तरह के इलाके को आपने अकेला छोड़ दिया, और अकेला छोड़ने के बाद यहाँ पे कोई पुलिस भी नहीं है, लेट अलोन द आर्मी कैंप एंड सीआरपीएफ पेट्रोल, कोई गन पुलिस नहीं है यहाँ पे। इट मींस कि आप चाहते थे इस तरह की कोई चीज हो, आप चाहते थे कि ये पिन पॉइंट करके जो इलाके का इंतखाब किया है जहां पे सिर्फ घोड़े या फिर पैदल ट्रैक किया जा सकता है, और फिर उसके बाद नीचे किस तरीके से जो वहां के कश्मीरी है वो इन जख्मियों को लेके आते रहे। इट मींस कि आप चाहते थे यहां पे कोई ऐसी चीज हो जिसके बाद एक बहाना क्रिएट करें आप। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें कि इसमें पाकिस्तान को क्या गेन्स है। देखें, ये तो इंडियन नैरेटिव था कि पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, यहाँ का टेररिज्म करवा रहे हैं, तो पाकिस्तान तो कभी ऐसा नहीं करेगा। पाकिस्तान कभी सिविलियंस को टारगेट नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान कोई स्ट्रेटेजिक टारगेट होता, कोई मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स होते, मिलिट्री पोजीशंस होती, तो वो हम कह सकते थे पाकिस्तान ने कोई इस पर कार्रवाई की होगी या पाकिस्तान ने जवाब दिया होगा। यहाँ पे तो वो सूरत हाल ही नहीं थे, सिविलियंस थे और वो वहां पे आए हुए थे, तो इसमें हमारे गेन्स क्या है। तो इट वॉज बेसिकली इंडियन नैरेटिव। तो इंडियन अपने नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए, एक स्टोरी बनाने के लिए उन्होंने एक ये सिचुएशन वहां पे क्रिएट की और अपने बंदे मरवाए। जिस तरह सत्यपाल मलिक ने कहा था कि 2019 में पुलवामा के बाद कि मोदी ने लाशों पे सियासत की, तो अभी भी वो यही कोशिश कर रहे हैं, लाशों पे सियासत कर रहे हैं। और जिस तरीके से इसको एक हाइप क्रिएट किया और बाय डिलिबरेट ये एफर्ट की गई है कि एक नेशन वाइड हाइप हो,
और पाकिस्तान मुखालिफ है कि सेंटिमेंट्स उन्होंने इंसाइट किए हैं, और यही ये पास में भी ये करते रहे। अच्छा, अब ना अनदर थिंग सर, और वो ये कि इंडियन मीडिया ने ये भी रिपोर्ट किया, जिसके बाद उन्होंने इस चीज़ को गायब कर दिया कि इसमें जो असलहा इस्तेमाल हुआ दैट वाज M4 कार्बाइन, द US मेड असॉल्ट राइफल, द सेम असॉल्ट राइफल यूज्ड इन जाफर एक्सप्रेस हमला। जाफर एक्सप्रेस हमले पे बगले बजाने वाले आज जो है वो मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। ये जो, एंड यू बेटर नो इट देन मी, जो यहाँ का टेरेन है, जिस तरह का बॉर्डर है, इंडिया ने अपने साइड के बॉर्डर पे लाइटें लगाई हुई हैं और लैंड माइन्स बिछाए हुए हैं, विच मीन्स कि यहां से पाकिस्तान की तरफ से तो ये चीज नहीं जा सकती। एक चीज क्लियर हो गई। तो फिर वो चीज जो अफगानिस्तान से स्मगल होकर और किस रास्ते से आपके पास पहुंची, असल तो चीजें ये है ना इन्वेस्टिगेट करने के लिए। सो विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेटिंग आप मुझे TRF पे लगा दिया, जिस पर पाकिस्तान कह चुका है कि हमारा इससे कोई लिंक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। वो TRF जो वहां की डोमिसाइल का मामला जो है उस पर वो खड़ी हुई है। मैं चाहूंगा पहले आप M4 कार्बाइन वाले पे प्लीज हमारी रहनुमाई करें, फिर हम जरा डोमिसाइल वाले इशू पे भी आते हैं। जी हाँ, देखिए मेरे ख्याल में ये पहली दफा नहीं हुआ है। जो पुलवामा हुआ था, पुलवामा में जो लड़का डार था, उसके पास भी जो वेपन्स बरामद हुए थे वो भी अमेरिकन मेड वेपन्स थे। और उस वक्त के एक इंडियन जो सहाफी था विनोद राठौर, उसको मेरे ख्याल में नाम है, उन्होंने भी यही क्वेश्चन रेज किए थे। ये टेलीस्कोप लगे हुए हैं और उस वक्त की जो LMG है, उन्होंने कहा अमेरिकन है, ये अफगानिस्तान में अवेलेबल है, ये यहाँ पे पहुंची हुई है। और सिमिलरली देखें कि अभी जब बात हो रही है M4 की, तो M4 में आपको पता है हमने ऐसे सबूत अभी अमेरिका को दिए थे, जिस पे वाशिंगटन पोस्ट ने भी स्टोरी की, फिर उसके बाद BBC ने भी की, कि 63 सच वेपन्स जो थे वो अमेरिकन के जो थे यहाँ पे इस्तेमाल हुए बाई टेररिस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान। जाफर एक्सप्रेस में जो 3 हथियार थे वो भी एस्टेब्लिश हुए कि अमेरिकन मैन्युफैक्चर थे, उनके सीरियल नंबर से भी पता चला। सो जो ब्लैक मार्केट है, फिर देखें कि अफगानिस्तान के अंदर रॉ का बड़ा इन्फ्लुएंस है, ये ब्रास उनके लिए काम कर रहा है, ये फितना और खारिज के साथ उनके लिंक्स है। सो वहाँ से जो उनके स्लीपर सेल्स है, उनके प्रेजेंस है, तो वहाँ से इनको चीज़ें पहुँचाना और इनका जहाँ प्रेजेंस रही है। देखें ना, 20 साल जब अफगानिस्तान में अशरफ गनी और करज़ई की हुकूमत थी, तो उस वक्त तो रॉ वाज टोटली कंट्रोलिंग अफगानिस्तान इन ऑल द 34 प्रोविंसेस, और इवन गवर्नर्स के साथ उनके एक बंदर लगे हुए थे। तो ये सारी चीजें वहां पे थी। सो ये वी कैन नॉट रूल आउट कीजिए अमेरिकन वेपन्स जो वहां से लेके गए हैं, इंडियन रॉ के पास अभी अवेलेबल है, और वो वहां पे इसी तरह उनको आगे यूज कर रहे हैं। अब अच्छा, अब इसमें एक चीज, अब नाउ कमिंग टू द फैक्ट कि अब जरा इस पे आ जाते हैं, द TRF एंड ऑल। हम इस पे कई मरतबा बात भी कर चुके हैं कि पाकिस्तान का इससे कोई लिंक नहीं है, ये एक होम ग्रोन चीज़। और ये होम ग्रोन चीज़ क्यों है? सर ब्रिगेडियर मसूद साहब, पिछले 2 से 3 महीनों में 87,000 गैर कश्मीरियों को डोमिसाइल देना, और उससे पहले आर्टिकल 370 को यकजुम्बिश कलम एब्रोगेट कर देना, ये वो तमाम तर महरूमियाँ हैं ना कि जिनका वहाँ पे खुले दिल से इजहार किया जा रहा है। अब इस मामले में रादर देन करेक्टिंग देयर होम दे आर ट्राइंग टू डू दिस। तो ऑब्वियसली सर ये तो रीजन नहीं होगा ना। द रीजन इज ऑब्वियसली जो कल जितने उन्होंने सो कॉल्ड डिप्लोमेटिक काउंटर अटैक किए हैं एंड ऑल दैट। सो मैं चाहूंगा कि इस पे भी जरा रोशनी डालें कि वादी में इस वक्त जम्मू में और वादी कश्मीर में जो रिजेंटमेंट है, जो हमने कल देख भी लिया कि जब वहां गोदी मीडिया पहुंचा तो उसके खिलाफ नारे लगे जब वो हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे थे। सो प्लीज शेड लाइट ऑन दिस एज वेल। जी हाँ, देखिए तो आप 1947 से जब हम फेजेस में देखते हैं, 47 से 89 का एक फेज था जब वहाँ पे आज़ादी की स्ट्रगल थी। फिर 89 में उसमें तेजी आई और उस तेजी में हमने देखा बहुत शहादतें उसमें हुई। फिर बुरहान वानी जो 2016 में उनकी शहादत हुई, उसके बाद से यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, उसके जो लीडरशिप थी, उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी, कुर्बानी थी। उसके बाद किसी जमाने में ये था कि जो जदोजहद थी वो वैली में ज्यादा थी, साउथ ऑफ पीर पंजल नहीं थी। अब रिसेंट पास्ट में हमने देखा इन लास्ट 2 इयर्स कि जो स्ट्रगल में तेजी हमने देखी वो साउथ ऑफ पीर पंजल में भी देखी, स्पेशली पुंछ के एरिया में, राजौरी के एरिया में, कठुआ के एरिया में, रामबन के एरिया में, वहां पे बहुत तेजी है। तो जो जिस तरीके से वो एक बड़ा सख्त उनका मैसेज गया। और देखें कि जब आपने डेमोग्राफिक इम्बैलेंस क्रिएट करने के लिए 370 को खत्म किया, 335A को खत्म किया, और इसके लिए आपने कहा कि मैनलैंड से आके हिंदूज आके यहाँ पे प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं,
और फिर आपने एक फार्मूला तय कर दिया, जिसने यहाँ से मैट्रिक किया वो उसको डोमिसाइल मिल सकता है, जिसने 7 साल से यहाँ पे पढ़ा उसको डोमिसाइल मिल सकता है, जिसने यहाँ से इंटरमीडिएट किया वो कर सकता है। और देयरफॉर रिकॉर्ड पे है 4 मिलियन डोमिसाइल्स इश्यू हो चुके हैं। दैट इज वन थिंग। और सेकंड ये है कि आप जो कश्मीरियों के प्रॉपर्टीज है उनको उठा रहे हैं और उनको आप लीज पे लोगों को दे रहे हैं। फिर जिस तरीके से आपने इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें रेलवे लाइन आप बना रहे हैं वो लद्दाख तक ले जा रहे हैं चाइना को काउंटर करने के लिए, इसी तरह रोड्स बना रहे हैं नॉट इन लव ऑफ कश्मीरी लेकिन अपने मिलिट्री स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। जब इस तरह है फिर देखें ड्रैकोनियन लॉज है, वहां पे कोई किसी की इज्जत महफूज नहीं है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही थी, खवातीन की इसमत दरी हो रही है और कस्टोडियन किलिंग्स है, पेलर्स गन का इस्तेमाल है और इसके अलावा आर्सन है, आपके घर जलाए जा रहे हैं, आपके बच्चे उठाए जा रहे हैं, खवातीन उठाई जा रही हैं। जब ऐसे हालात होंगे तो यकीनन देखें मकामी तौर पर नौजवानों में एक रिजेंटमेंट होगी। जब आपके इलाके में बाद से एक हिंदू आके आबाद रहे जो जहाँ से कई 100 सालों से यहाँ मुसलमान आबाद हो, तो मकामी लोगों को एक्सेप्ट नहीं है। TRP जो एफ है ये उसी वजह से है कि इसके खिलाफ है कि आप क्यों डेमोग्राफिक इम्बैलेंस यहाँ कश्मीर में क्रिएट कर रहे हैं बाय इम्पोर्टिंग आउटसाइड हिंदूज। तो मेरे ख्याल में एक मैसेज उनके लिए यही देना की कोशिश उन्होंने की काफी अरसे से कि कश्मीरियों को चाहे वो वैली वाले हैं या जम्मू में जो लोग बैठे हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप उनके डेमोग्राफिक को इम्बैलेंस करें, इम्बैलेंस वहां पे चेंज करें। तो मेरे ख्याल में ये वाज़ेह एक मैसेज है। और देखिए 47 से एक जद्दोजहद जारी है और ये जद्दोजहद खत्म नहीं होगी। जिस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा था कि ये शारक है हमारी, हमने 3 जंगें लड़ी हैं, 10 और लड़नी है तो हम लड़ देंगे, लेकिन हम इससे कभी दस्तबरदार नहीं हो सकते। बिल्कुल ऐसे ब्रिगेडियर साहब हालात जो हैं काफ़ी क्रूशल हैं, लेकिन उसमें आज कौमी सलामती का इजलास भी है। पाकिस्तान का कितना सख्त रद्दमल हो सकता है? देखें कि पाकिस्तान ने तो वैसे भी पहले से भी क्लियर कट, अभी जिस तरह रिसेंटली जो ओवरसीज कन्वेंशन में जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने भी एड्रेस किया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी बड़ा दो टोक बातें की थी और खास तौर पर एक मैसेज जहां मैंने बात की कश्मीर की बात की और फिर उन्होंने बलोचिस्तान की बात की थी। और देखें ना बलोचिस्तान में जो कुछ इंडिया करवा रहा है ना, ब्रास कौन है, ये BLA कौन है, मजीद ब्रिगेड कौन है, BLF वाले कौन है, इनके तो प्रॉक्सीज है ना, ये तो इंडिया में मौजूद थे, आते जाते हैं और हमारे पास तो सबूत है, कुलभूषण बैठा हुआ है हमारे पास। तो वो उनको भी मैसेज था कि ये जो 10,000-1500 लोग हैं इनके 10 नस्लें भी ये पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पाकिस्तान ऐसा छोड़ कोई आम मुल्क नहीं है, पाकिस्तान कोई यमन नहीं है, कोई इराक नहीं है, कोई सीरिया नहीं है। पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान एक कन्वेंशनल फोर्स है, दुनिया मानती है कि बैटल हार्डन फोर्स है। तो मेरा ख्याल में एक मिसाइल फोर्स है जिसको पाकिस्तान की कैपेबिलिटी है, जो हमने डेमोन्स्ट्रेट की थी 27 फरवरी 2019 को। तो एक वाज़ेह मैसेज तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं और अभी भी मैसेज ये है, अगर आप कोई मिस एडवेंचर करेंगे तो जहां से ये स्ट्राइक्स होंगी या जहां से जिस बेस से ये लोग ऑपरेट करेंगे सो उस बेस को जो है मलियामेट किया जाएगा। सो मैसेज हैज बीन कन्वेड। तो मेरे ख्याल में इंडिया को 100 दफा पहले सोचना चाहिए। बाकी ये जो इन्होंने रिसेंट एक्शन लिया इसके यकीनन जो जवाबी इस पर कार्रवाई होगी आज आफ्टर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग होगी उसके बाद जो हमारे फॉरेन ऑफिस वाले इस पे एक मुफस्सल उस पे अपने स्टेटमेंट दें। Now coming back to the valley sir, to the incident that happened in the valley, और बात वही है सारी के अच्छा हाँ इसकी पॉलिटिकल टाइमिंग जो है ना उस पर मैं अब आप जरा पूछना चाह रहा हूँ। और इस पे एक प्रेसिडेंट भी सेट है इंडिया का, एक हिस्टोरिकली मामला पहले भी हो चुके हैं। आपको याद होगा जिस वक्त बिल क्लिंटन जो वाजपेयी से मिलने आए थे भारत में, उस वक्त भी इसी तरह का एक वाकया हुआ था। आई एम फॉरगेटिंग द नेम, छत्तीसगढ़ था या कौन सा इलाका था जहां पे सिखों का कत्लेआम खुद भारत, छत्तीसगढ़, एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। तो वहां पे सिखों को जमा करके और कत्लेआम करके ये दिखाने की कोशिश की गई कि देखें हम आपसे मिल रहे हैं और देखें ये पाकिस्तान जो है वो क्या कर रहा है। नाउ रोलिंग फॉरवर्ड टू 2025 और उसमें अब आप टाइमिंग और डेमोग्राफिक जरा इनके टैक्टिक्स देखिए। मोदी साहब सऊदीया में हैं, सऊदीया के जो पाकिस्तान का दरियाना दोस्त है, और JD वैंस जो कि नायब सदर हैं वो इस वक्त हैं भारत में।
और इस सब के होते हुए शायद भारत ये बताना चाह रहा है कि देखें, वो सऊदीया से भी शिकायत गालिबन करके आए कि देखें ये क्या हो रहा है, अमेरिका से भी उन्होंने करवा दिया। सो द थिंग इज कि पॉलिटिकली कितना ज्यादा इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है इस बीजेपी हुकूमत ने। जी हाँ, देखिए इनका एक समझ लें, इनका एक वतीरा है। और जिस तरह आपने बात की है छत्तीस सिंह पूरा को रेस्ट अभी एस्टेब्लिश करते हैं कि क्यों ये कैसा ड्रामा फ्रॉड करते हैं। छत्तीस सिंह पूरा में जब वाकया हुआ तो बिल क्लिंटन इंडिया आए और इन 22 साल में पहली दफा कोई अमेरिकन विजिटेड इंडिया। तो उसी रात को छत्तीस सिंह पूरा में 35 सिखों को कत्ल आम किया गया और मॉर्निंग में उनको बताइए पाकिस्तानी दहशतगर्द आए थे, इन्होंने ये किया है। बाद में ये दो इंपॉर्टेंट चीजें डेवलप हुई इस कहानी के बाद। 2017 में जनरल गिल जो उस वक्त उस इन्वेस्टिगेशन में थे, उन्होंने अभी उनका क्लिप वायरल है। जी हाँ। उन्होंने कहा था ये बीजेपी ने करवाया इनसाइड जॉब था। दे वांटेड टू इम्प्रेस क्लिंटन की पाकिस्तान ऐसे कर रहा है तो आप इनको जो मदद दे रहे हैं तो आप वो बंद कर दें। दिस वाज द वन। फिर एक किताब आई है मेडलिन ऑलब्राइट जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी यूनाइटेड स्टेट्स की, मैडम सेक्रेटरी, उसका जो फॉरवर्ड है वो लिखा है क्लिंटन ने। और क्लिंटन ने उसमें ये लिखा, काश मैं विजिट इंडिया का नहीं करता, तो क्योंकि उस रात को हिंदू मिलिटेंट्स ने सिखों को कत्लेआम किया, ये रिकॉर्ड पे है। तो ये तो चीजें उससे साबित हुई। पुलवामा देखिए हमारे सामने बड़ी मिसाल है, एस्टेब्लिश किया। सत्यपाल मलिक ने भी कहा कि ये इनसाइड जॉब है, प्रशांत भूषण ने भी कहा ये इनसाइड जॉब है। जो लीक हुई चैट बिटवीन अर्नब गोस्वामी और दास गुप्ता की, उससे भी ये चीजें एस्टेब्लिश हुई, ये इनसाइड जॉब थी। और इवन 2016 में पठानकोट पे जो हमला था, उस वक्त भी ये इट वाज ए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उस वक्त जनरल असेंबली से एड्रेस करने वाले थे और कश्मीर को रेज करने वाले थे। तो ये सारी चीजें एक एक चीज जो है ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, जस्ट टू मलाइन पाकिस्तान। और खासतौर पर देखें, मैं खुद कमांडर चिनाब रेंजर्स रहा हूँ अलॉन्ग वर्किंग बाउंड्री, तो मैं फ्रिक्वेंटली जब हमारी इंटरेक्शन होती थी बीएसएफ वालों से, तो मैं हमेशा उनको बताता था कि आप मुझे बताओ कि आप कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, तो इस फेंस को कौन निगोशिएट कर सकता है। मैं उनको तो ये भी मिसाल देता, भाई बिल्ली नहीं गुजर सकती है तो बंदे कैसे गुजर सकते हैं यहाँ पे। सो ये देखिए, ये बाय डिजाइन ये चीजें होती हैं, ये सारा फ्रॉड होता है, झूठ होता है। दे वांट टू पोर्ट्रे पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सरिंग टेररिज्म। फिर डोमेस्टिक ऑडियंस को वहां से वो अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं, इंटरनेशनल भी। अभी देखा ना, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में निखिल गुप्ता और मुकेश यादव पे केस चल रहा है अमेरिकन जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से, और है आप देखें उनके वो साबित हो चुके हैं। 5 आइज ने साबित कर दिया है, एस्पिनाच में ये पकड़े गए हैं, EU लैब में ये एक्सपोज हुए हैं, वाशिंगटन पोस्ट ने इनके बारे में लिखा, BBC ने इनके बारे में लिखा, स्टैनफोर्ड इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी ने इनके बारे में लिखा। सो इंडिया एक टेररिस्ट स्टेट है। देखें कि चक हैगल सेक्रेटरी डिफेंस थे जब आज से चंद साल पहले जब अशरफ गनी और करज़ई की हुकूमत थी, तो ही ऑन रिकॉर्ड हु सेड इंडिया इज यूजिंग अफगानिस्तान एज ए सेकंड फ्रंट अगेंस्ट पाकिस्तान, और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहा है, वो रिकॉर्ड पे है। तो इंडिया देखा एक ऐसा मुल्क है, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन भी है और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी भी करवा रहा है, और हमने सबूत दिए, हमने हवा में बातें कोई नहीं की है, 5 डोजर जमा करवाए। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर मसूद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और बहुत ही मुफीद गुफ्तगू हुई आपसे। एंड वी आर कीपिंग एन आई ऑन द सिचुएशन एज वेल। और ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक पे जाते जाते हम आपको वो मनाजिर दिखाते हैं जो आपको इंडियन मीडिया नहीं दिखाएगा। जब इंडियन मीडिया पहुंचा है लाल चौक कश्मीर में, तो उनके साथ क्या हुआ है जरा देखिए एंड टेक अ ब्रेक। अमन की बात करो, अमन की। आप लोग मेरे साथ गाली गलत बात है।
वेलकम बैक जनाब। उम्मीद करते हैं आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। बात हो जाए कुछ क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस जो हैं वो जारी हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को 7 विकेटों से शिकस्त दी। मुल्तान सुल्तान्स ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 168 रन बनाए। मुल्तान की जानिब से उस्मान खान 61, मोहम्मद रिजवान 36 और यासिर खान 29 रन के साथ नुमाया रहे। जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 169 रन का हदफ 28वें ओवर में 3 विकेट्स के नुकसान पर पूरा किया। अब कल जो पूरा मैच हुआ उसी पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अवैस, क्रिकेट एक्सपर्ट। अवैस, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा अवैस, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, मुल्तान ने अपने होम ग्राउंड में आके पहला मैच जीता और बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, बट आफ्टर दैट थोड़ी डिसमल परफॉर्मेंस रही। आई वांट टू स्टार्ट द डिस्कशन विद रिजवान्स इनिंग्स। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के कप्तान, मोहम्मद रिजवान प्रोलिफिक बैट्समैन, मोहम्मद रिजवान दी ओपनर। लेकिन मोहम्मद रिजवान जब खेल रहे थे सबसे पहले यासिर के साथ, तो उनका इनिशिएटिव ये था कि यासिर ऑल आउट जाएं और रिजवान जो है वो सिंगल लेके उनको देते रहें। फिर उसके बाद आए जनाब उस्मान खान, और उस्मान खान के साथ भी उनका यही वतीरा रहा कि आप उस्मान खान जाएं ऑल आउट और मैं सिंगल डबल लेके देता रहूं। वॉज दिस अ रिक्वायर्ड इनिंग्स एट दैट टाइम? क्या ये रिजवान की इनिंग्स ठीक थी, या फिर यू थिंक ही वॉज अ बिट टिमिड, थोड़े से वो डरे हुए थे और ही वाज नॉट गोइंग फॉर बिग शॉट्स? आई डोंट नो व्हाई। जो आपने बात की है लिटरली, अगर मुल्तान सुल्तान के पूरे, अगर मैं स्टार्ट करते हैं डगआउट के अंदर इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स, मैं कल भी 2-3 दिन से शोज पे बात कर रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स बैठे हैं अब्दुर्रहमान भाई, फॉर नो डाउट। डोमेस्टिक क्रिकेट की अगर बात करूँ, वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स के हर प्लेयर का उनको पता है। पाकिस्तान शाहीन्स के वो कोच रह चुके हैं, पाकिस्तान टीम के हेड कोच रह चुके हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त एक इंसान है। वो डगआउट के अंदर बैठा है, लेकिन इख्तियारात उसके कितने हैं ये थोड़ा सा एक मैं कहता हूँ क्वेश्चन मार्क आपको नजर आता है जब आप टीम की परफॉर्मेंस की बात करते हैं। किस सेंस में? अगर आपको याद हो पिछले सीजन के अंदर जो लड़के इनको कंसेक्यूटिवली जितवा के दे रहे थे मैचेस, जिसमें चाहे शाहनवाज दहानी था, चाहे अब्बास अफरीदी था, आपको याद हो बहुत से प्लेयर्स इस वक्त इस डगआउट के अंदर मिसिंग है, जिसके अंदर आपको याद हो आपके पास टिम डेविड था, डेविड मिलर था, वो लड़के इनके पास है नहीं, तो वो फैक्टर जरूर आपको मिसिंग फैक्टर नजर आता है। उनको आपने रिलीज किया। इन 2 लड़कों की स्पेशली बात करूंगा मैं, पेसर्स की बात कर रहा हूँ जो आपको बॉलर्स मैचेस जितवा के दे रहे थे। बैटिंग यूनिट के अंदर आप बात करें, आपने देखे, मुझे पता है हमेशा एक मसला रहता है कि आपकी जब फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है वो ज्यादा जाती है स्टारडम पे, कि स्टारडम प्लेयर है, इंटरनेशनल कैलिबर का है, वो हमें ज्यादा रिलायंस करते हो। लेकिन जब भी आपने टूर्नामेंट जीतना है, लीग क्रिकेट की बात करो, जब तक आपका लोकल टैलेंट परफॉर्म नहीं करेगा आप टूर्नामेंट्स नहीं जीतते। यासिर खान जैसे प्लेयर को आपने बाहर बिठा के रखा, जिसने अंडर 23 एशिया कप की बात करूं, आप बात करें डोमेस्टिक जो रिसेंटली T20 टूर्नामेंट था उसके अंदर टॉप परफॉर्मर हो रहा था, उसने आके पहले मैच के अंदर दिखाया भी जो पिछला आपने खिलाया इम्पैक्ट प्लेयर क्या होता है, आपने वो मिसिंग फैक्टर आपको नजर आया। रिजवान की कप्तानी की बात करें, चाहे रिजवान की बॉडी लैंग्वेज की बात करें, इस PSL से पहले ही मैं कह रहा हूं कि चाहे बाबर है, चाहे रिजवान है, चाहे शाहीन है, ये 3 प्लेयर हैं जिनकी बॉडी लैंग्वेज आपको डिस्टर्ब नजर आ रही है, क्योंकि वो एक प्रेशर जो बिल्ड हुआ हुआ है पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस का। फिर इंडिविजुअली अगर मैं बात करूं तो आपकी परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी नहीं है, वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली ब्लॉक बनता है और वो बन रहा है, आपको नजर आ रहा है। रिजवान की कप्तानी के अंदर आप कर लें, रिजवान की वो अप्रोच की बात कर लें, मिडल ऑर्डर के अंदर मैंने कहा ना, इनके पास डेविड मिलर मौजूद थे या टिम डेविड मौजूद थे, वो स्पार्क इनके पास है नहीं, इनका मिडल ऑर्डर एज सच कोई इतना तगड़ा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो डिस्टर्बेंस है इनके कैंप के अंदर। और फिर जो मामलात इस वक्त अली तरीन साहब भी जो बयानात वगैरह दे रहे हैं, लिटरली मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा उनको भी कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, फ्रेंचाइज क्रिकेट है, लगाव भी होता है, सारे मामलात हैं, कहीं ना कहीं प्रेशर भी डालते हो, लेकिन जब टीम की परफॉर्मेंस ना हो तो बेहतर है कि बयान थोड़े से कम करें, टीम पे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि टीम बड़ी थी मुल्तान। आपका जो एक कैंपेन पिछले साल स्टार्ट हुई थी मुल्तान से, अनबीटेबल था, आपको याद हो मुल्तान में तो अनबीटेबल ही रहे हैं, लेकिन टोटली इस दफा सिनेरियो चेंज है, ना इनकी बॉलिंग यूनिट सही तरह काम कर रही है, ना इनका बैटिंग यूनिट काम कर रहा है। सबसे बड़ा याद है कि जब वीडियो एक आई थी कि जी फील्डिंग यूनिट पे बहुत ज्यादा काम करें, बेसबॉल का प्लेयर भी लेके आए थे, आपकी फील्डिंग भी कोई सच इंप्रेसिव नहीं रही। आप एक बड़ी साइड है, टूर्नामेंट से ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ वर्ज में बाहर होने के, आपने हर मैच अब जीतना, और जीतना भी आपने अच्छे रन रेट से, तो आसान नहीं होगा मुल्तान सुल्तान के लिए। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इस्लामाबाद इज इन इट्स प्राइम फॉर्म, रेड हॉट फॉर्म में है, नजर ही नहीं आ रहा, कोई ऐसी टीम नजर नहीं आ रही जो इस्लामाबाद को हरा सके। कल गालिबन वो वाला पिच नहीं था जो परसों था, बट स्टिल 170 किया, जो कि अगर इतना बड़ा टारगेट नहीं तो कम से कम फाइटिंग तो टारगेट था, लेकिन द लाइक्स ऑफ कॉलिन मुनरो एंड द अदर्स, आई मीन उनको रोकना इस वक्त मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आ रहा है।
देखिए मुल्तान, अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो आपको याद हो एक रिकॉर्ड ही है लीग्स के अंदर, 10 या 11 कंसेक्टिव विंस। आप पिछले अगर टूर्नामेंट की बात करते हैं, पीएसएल का 5 विंस थी ऑन द ट्रॉट, अभी भी आप देख रहे हैं लीडिंग है फ्रॉम द चार्ट। इस्लामाबाद यूनाइटेड का डग आउट है, चाहे मैनेजमेंट है, वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स। क्योंकि फिर मैं कहता हूँ जिस तरीके से वो अपनी टीम पे काम करते हैं, हैंड्समैन मौजूद हैं, जिस तरीके से वो हेड कोच है अपना वहां पर। आपको गौस की बात याद हो, इससे पहले वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, बहुत से उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स भी आए, क्या आजम खान को फिर ओपन करवा दिया गया। लेकिन कल जिस तरीके की उसने इनिंग्स खेली है, पूरा का पूरा एक फ्लेवर उनके पास मौजूद है, ओपनर से लेके मिडल ऑर्डर की आप बात करें। लेकिन इस्लामाबाद को अगर आप काबू में लाना चाहते हैं तो बेस्ट पॉसिबल वे यही है आपका कि आप अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड को बार बार अगर आई थिंक हमने काफ़ी बात कर ली है। सैयद मोहम्मद अवैस जो थे हमारे साथ मौजूद थे, और पीएसएल के मैचेस भी जारी हैं। और अब वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। पोप फ्रांसिस की मौत के बाद कैथोलिक चर्च के नए पोप का इंतखाब के हवाले से पाकिस्तान में भी कार्डिनल जोसेफ काउट्स वोट का इस्तेमाल करें, वो भी अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे। ये पाकिस्तान में वैसे दूसरी बार होने जा रहा है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में, आई गेस। आपको बताते चले कि नए पोप के इंतखाब के लिए 80 साल से कम उम्र कार्डिनल्स वेटिकन में जमा होते हैं। कार्डिनल्स के इस इज्तिमा को कॉन्क्लेव कहा जाता है। ये इंतखाब सिस्टीन चैपल में होता है, जहां हर कार्डिनल इंतखाब के अमल को खुफिया रखने का हल्फ उठाता है और खुफिया बैलेट के जरिए वोट देता है। पाकिस्तान के कार्डिनल जोसेफ काउट्स वेटिकन जाकर पोप के इंतखाब में हक़ राय दही इस्तेमाल करने वाले पाकिस्तानी तारीख की दूसरी शख्सियत भी हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि पोप फ्रांसिस का इंतकाल हुआ, और पोप फ्रांसिस का जब इंतकाल हुआ तो कहा गया कि वो अलील थे, शदीद अलील थे काफ़ी अरसे से, और उनको डबल निमोनिया था, जिसके बाद वो जो है इनका इंतकाल हुआ। तो इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है कार्डिनल जोसेफ काउट्स। कार्डिनल जोसेफ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। पोप फ्रांसिस के इंतकाल के बाद अब नए पोप के इंतखाब में आपका नाम भी है, इसका तरीक़ाकार क्या होगा, थोड़ा सा हमें डिटेल्स बताएंगे प्लीज़। जो हमारे सिस्टम कैथलिक चर्च में जो है ना, नए पोप साहब को चुनने का वो सारे मतलब वो वोटिंग सिस्टम नहीं होता है ओपन सबके लिए। ये सिर्फ जो कार्डिनल साहिबान हैं, और इस वक्त दुनिया में मुझे ख़ुद नहीं पता एग्जैक्ट कितने हैं, ये तकरीबन 125 से 130 हैं, तो सिर्फ वो वोट डालेंगे। ये पोप साहब का आप समझ लें, पोप साहब इनमें से अपने मुशीर भी चुनते हैं, या वेटिकन के जो जैसे हर स्टेट में वेटिकन स्टेट भी है और क्लिसिया भी है, सो वो मजहबी लीडर भी हैं और वेटिकन स्टेट के हेड भी हैं, तो उनमें भी वजारत जैसे होते हैं ना, यस, किसी के एजुकेशन के लिए, फाइनेंसेस के लिए, दीगर काम के लिए। तो पोप साहब कह सकते हैं अच्छा ये जो कुछ जो हैं जो पाकिस्तान में बैठे हैं ये बड़ा माहिर है, पता नहीं इकोनॉमिक्स में, वो आ जाएं वज़ीर बन के यहाँ वेटिकन के सारे फाइनेंसेस संभालें। अच्छा, मुझ में कोई ऐसे ख़ास वो काबिलियत नहीं कि मैं किसी और काम के, मैं रहा मुशीर 5 साल के इंटरफेथ डायलॉग के तो इसी तरह ये कार्डिनल जो होते हैं ये सारे के सारे उधर रोम में नहीं बैठते। जिन की ज़रूरत पड़े, जैसे मैंने कहा 5 साल के बाद कोई कार्डिनल चुना गया, क्योंकि मेरी उम्र भी बढ़ती जा रही है, सो यही कार्डिनल जो है ना ये जाएंगे रोम और फिर वोट डालेंगे। जी, अब नए पोप के इंतखाब में आपका नाम भी शामिल है, तो आप भी वोट को कास्ट करने के लिए जाएंगे? जो कार्डिनल बन जाता है वो ऑटोमेटिकली वोटर है, और ये एजाज़ है कार्डिनल बनने का। लोग पूछते कभी कभी ये कार्डिनल का मतलब क्या, तो मैं आर्च बिशप भी था, उससे मैं रिटायर हो गया। उसमें मुकामी जिम्मेदारियां होती हैं, लोकल चर्चेस को जो पादरी बनते हैं उनको अपॉइंट करना, ये जो भी काम हो लोकल काम। लेकिन कार्डिनल का जिन्हें उनका एक ज़रूरी काम ये है कि नए पोप के इलेक्शन में उनको जाना है और वोट डालना है। अच्छा सर, ये बताइए वेटिकन रवानगी का इरादा कब तक है आपका?
ये अब तक मुझे कोई नोटिफिकेशन आया ही नहीं कि कब होगा, ना ही मैंने ख़बरों में कुछ देखा है। जनाजा का तो अनाउंसमेंट हो गया, हफ्ते को होगा, तो मेरे ख्याल है उसके बाद जो हफ्ता आएगा उसमें फिर वोटिंग शुरू करें। सर वैसे पॉप के इंतकाल के बाद जो दूसरे पॉप का इंतखाब किया जाता है तो उसमें कितना वक्त दरकार होता है? जैसे मैं कह रहा हूँ, आई एम नॉट, मुझे खुद श्योर नहीं है कि ये कितना, चंद दिन की बात है, शायद एक हफ्ते के बाद। और ये भी बताते जाएं कि आपके ख्याल में जो नए पोप होंगे उनके लिए दुनिया में जो इस वक्त सिचुएशन है, जो हालात हैं, सबसे बड़े चैलेंजेस उनमें से क्या क्या होंगे? ये याद रखें कि पोप साहब जो है वो सियासी लीडर नहीं है। वेटिकन स्टेट जो है ना, इसका तो 150 एकड़ से कम इसका रकबा है। सो इट इज़ ओनली एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेस जो बैठा। उनका पोप साहब तो मजहबी लीडर है, इखलाकी और रूहानी बात होगा। और दुनिया में बहुत, इस फील्ड पे भी बहुत कुछ हो रहा है। एक मिसाल मैं आपके सामने, जो बड़ा झटका लगेगा आपको, ये होमोसेक्सुअल के बारे में। कुछ ऐसे ममालिक हैं मगरब में जिन्होंने कुछ सिविल मैरिज, 2 बंदे। चले ठीक है, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ मौजूद थे जोसेफ काउल साहब, और आप भी जा रहे हैं वो डालने के लिए। जैसे कि अपने गुफ्तगू के आखिर में ये कहा कि पोप जो है वो पॉलिटिकल लीडर नहीं होते, वो रिलीजियस लीडर होते हैं, और इसी के नाते पोप फ्रांसिस जो थे अपने आखिरी दिनों तक जो गज़ा की जंग है उस पर वो ना सिर्फ अफसरदा थे बल्कि कई मरतबा इसका इजहार भी कर चुके थे कि ये तमाम तर मामला नहीं होना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि जो नए पोप हों वो रिलीजियसली इस मामले में अपना ना सिर्फ किरदार अदा कर सकें इस आग को ठंडा करने के लिए, ताकि ये मामला जो अवाम तफहीम से हल हो सके। और इस वक्त तमाम तर नज़रें जो है वेटिकन सिटी पे हैं। पोप सारे पूरी दुनिया में जो कार्डिनल्स हैं वो जहाँ पे जमा होंगे, उसके बाद वोटिंग करेंगे, जिसके बाद नए पोप का जो है ऐलान होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हासिल होगा। एक बार फिर से आपको कहते हैं खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया बोल है, और हम एक बार फिर बात करेंगे पहलगाम वाक़े की, कि जिस पे भारत अब मुख्तलिफ हीले बहाने गढ़ रहा है, मुख्तलिफ उज़्र पेश कर रहा है कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान को इस पर इन्वॉल्व किया जाए। और कल हमने देखा कि भारत ने जो ढोंग रचाया, उसके बाद नए नए ढोंग रचा रहा है। सिंतास मुआहदे की बात कर ली जाए या फिर जो सिफारती मामलात हैं उनकी बात कर ली जाए। अब इसी सब पे अब पाकिस्तान ने भी जवाब देने का किया है भरपूर फैसला, और शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। इसमें सिविल और अस्करी क़यादत, आला सिविल अस्करी क़यादत शरीक होगी। इस सब पे बात कर लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, कितने बजे शुरू होगा ये खुसूसी इजलास आज? जो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर हाउस में इजलास होगा, और जैसे कि आपने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान शरीक होंगे और इसके साथ साथ अहम वफाकी वज़रा भी शरीक होंगे। और इस इजलास के अंदर, जो कि अब से कुछ देर बाद इस्लामाबाद में शुरू होगा, 11 बजे के लगभग ये इजलास होगा इस्लामाबाद में, इसमें अहम तरीन फ़ैसले जो हैं वो मुतवक्के हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें सबसे पहले डिप्लोमेटिक फ़ोरम पर, जिस तरह से कल भारत ने डिप्लोमेसी को बालाए ताक रखते हुए, पसे पुश डालते हुए पाकिस्तान के सिफारतकारों को निकालने का ऐलान किया, पाकिस्तान के मिलिट्री अटैशीज़ को नई दिल्ली में हाई कमीशन से वापस भेजने का ऐलान किया। सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम उन्हें दिया गया, और तवक्को की जा रही है कि शायद हाई कमीशन का जो लेवल है, स्टेटस है, वो मज़ीद घटा दिया जाएगा। और ये बिल्कुल दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता होने से पहले वाली, कम से कम वाली स्टेज के ऊपर, मिनिमम स्टेज के ऊपर ये ताल्लुकात शायद रह जाएँ। तो शायद पाकिस्तान भी आज इस इजलास के अंदर, जो कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत हो रहा है, और उसमें हमें बताया गया कि रात भर दफ्तर ख़ारजा में सलाह मशवरे जारी रहे कि भारत को इसकी इस हरकत का जवाब जो है वो किस तरह से दिया जाएगा। तो पाकिस्तान भी डिप्लोमेटिकली कम अज़ कम उसी अंदाज़ में जवाब देगा जो कि भारत ने किया है। पाकिस्तान की जानिब से भी तवक्को किया जा रहा है कि भारतीय जो सिफारती या हाई कमीशन है उसके अमले को वापस भेजा जाएगा, नापसंदीदा करार दिया जाएगा, और उसके साथ साथ भी उसी तरह का जो वक्त है, ड्यूरेशन है, दी जाएगी कि वो पाकिस्तान छोड़ दें। इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये एस्केलेशन लैडर जो है, जिसे हम टेक्निकली इस्तेमाल
इस्तेमाल करते हैं, ये टर्म इस्तेमाल करते हैं कि उस पर पाकिस्तान की शायद कोशिश हो कि मामला जो है वो ज़्यादा ख़राब ना हो, मामला ना बिगड़े, क्योंकि भारत की एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की एक तारीख़ है जो कि 1971 की अगर हम बात करें उस वक्त भी गंगा नामी तैयारे को अगवा किया गया, पाकिस्तान लाया गया, लाहौर उस तैयारे को लैंड करवाया गया, इंडियन एयरलाइंस का वो तैयारा था, और उसके बाद भारत ने उसकी आड़ लेकर ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान जो फ्लाइट ऑपरेशन थी, स्पेस थी अपनी, वो बंद कर दी, फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी, जिसका पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद फिर अगर आप देखें सदर बिल क्लिंटन का दौरा हो, उसके बाद जो सिखों के ऊपर कश्मीर के अंदर हमला किया गया, और उसके साथ साथ मोदी जी के दौरे पाकिस्तान के बाद 2015 में 2016 में हमने देखा कि दिसंबर में मोदी जी पाकिस्तान आए, और जो जनवरी 2016 में भारत की जानिब से पठानकोट एयरबेस पर हमले का ड्रामा रचाया गया, और उसके बाद फिर पुलवामा का ड्रामा आप सब जानते हैं, भारतीय पार्लियामेंट पर उससे पहले हमला किया गया। ये सब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हैं जिनकी एक तारीख रही है। भारत में कोई अहम शख्सियत मौजूद हो, भारत के प्रधानमंत्री किसी अहम मुल्क का दौरा कर रहे हों, या कोई और इम्पोर्टेंट इंसिडेंट होने वाला हो, वाक़या होने वाला हो, तो उसके ऊपर भारत की जानिब से इस किस्म के ड्रामे या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो हैं वो रचाए जाते रहे। पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है। रिसेंट मेमोरी में हमारे नुमाइंदा खुसूसी हमें आगाह कर रहे थे कि आज जो कमेटी का इजलास में क्या कुछ हो सकता है, इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। हमारे तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एहतशाम साहब, वेलकम टू द शो। आज आपने भी सुना होगा कि कौमी सलामती का कमेटी का जो इजलास है वो आज एक्सपेक्टेड है, और आप बताएं कि आप इस इजलास में क्या देखते हैं, पाकिस्तान किस तरह से डिफेंड करेगा, या पाकिस्तान का रद्द अमल जो है वो कितना सख्त हो सकता है? देखिए, बुनियादी तौर पे तो सवाल आज सब हलकों में यही पूछा जा रहा है सोनिया, चाहे ऑफिशियल क्वार्टर्स हैं, अनऑफिशियल क्वार्टर्स हैं, मीडिया की सतह पे हैं, सिविल सोसाइटी की सतह पे हैं, सब लोग एक ही सवाल कर रहे हैं। पहला सवाल ये कर रहे हैं कि भी आपने इम्प्लीकेट करना है अपने दुश्मन को, या किसी इशू के ऊपर आपने किसी को बैकवर्ड पे करना है, तो आप 5% 10% तो कोई आप सोनिया सबूत लेके आएंगे ना। 3 बजे ये कल वाकया होता है, 3:05 पे ये रॉ अपने सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा शुरू कर देता है कि जी पाकिस्तान ने कराया। एक आम सवाल पूछा जाता है, सारी दुनिया की तारीख आप फैसल देख लें, जब भी कोई इस तरह का वाकया होता है तो थोड़ी देर के लिए लोग रुकते हैं कि शायद कोई सबूत की एक आध कड़ी आप लेके आएंगे। अभी आप देख लें, जो लोग इस फायरिंग स्क्वाड में शामिल थे, अब खुद हुकूमत ने इंडिया ने मान लिया कि 2 तो वहीं के रहने वाले हैं। फिर आप बार बार लोग सवाल कर रहे हैं कि जी 400 किलोमीटर दूर है ये वाकया, LOC पे ये जगह है बलगाम, तो कैसे हो सकता है कि 7 लाख की फौज, इतनी सिक्योरिटी रखने के बावजूद आप नाकाम हो जाएं? तो एक तो बात वाज़ेह तौर पे सामने आ गई है कि सिक्योरिटी लैप्स है, इंटेलिजेंस फेलियर है, या फिर ये बात है कि मिली भगत से हुआ, जिसको उर्फ आम हम कहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। अभी हालिया तारीख में, पिछले चंद बरसों की तारीख में जो हिंदुस्तान के लिए बहुत ही, जिसको कहते हैं एम्बैरेसिंग मोमेंट आया था, वो फैसल वो था कि जब 2016 में ये जिस अंदाज से आपने देखा कि ये बिल क्लिंटन आए हुए थे हिंदुस्तान, और छत्तीसगढ़ का वाकया हुआ था, 37 जिसको कहते हैं सिखों को मारा गया था। फिर उस पर अमेरिकन मीडिया ने तहकीकात की और उन्होंने इम्प्लीकेट किया हिंदुस्तान की एजेंसियों को कि इन्होंने खुद सब कुछ करवाया, और माजरत के साथ ये इतने बेशर्म है कि अपनी बात जिसको कहते हैं रखने के लिए भी कोई थोड़ा सा सबूत लेके आ जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखे ना, जो परेशान कुन बात यह है कि खित्ते को डिस्टेबलाइज करने का एक बहुत बड़ा एफर्ट किया गया है मोदी सरकार की तरफ। एक अरसे से वो तलाश कर रहे हैं, पुलवामा की नाकामी आज तक नहीं भूल पाए, और मुझे तो जुमला बार बार याद आता है मोदी का कि जब हमने 2 जहाज उनके मार गिराए, अभिनंदन को लेके आ गए, तो कहते हैं कि सॉरी जी हमारे पास तो वो राफेल तैयारे नहीं थे, हम जवाब दे सके। 5 गुना बड़ी ताकत है पाकिस्तान से, सब कुछ होने के बावजूद। अब सवाल ये है कि उनको लग रहा है कि जी इस रीजन में पाकिस्तान ही एक है पोटेंशियल, जिसको एनिमी कहें या मुकाबला करने वाला, उसको नीचा दिखाने में नाकाम हो गए। इससे पहले 62 की जंग में चीन से मार खाई थी, और फिर 4 साल पहले उनसे लड़ाई में मार खाई। अब बात जो आप पूछ रहे हैं ना सोनिया, सवाल यही है कि कल जो किया गया, आई एम 100% श्योर टिट फॉर टैट होगा। अब जिस तरीके से वो हमारे अमले को वापस भेज रहे हैं सिंतास मंसूबे के लिए, तो मुझे यकीन है कि ये आर्बिट्रेशन का मामला है, ये तो एक मुल्क खत्म ही नहीं कर सकता। आप भी बार बार ये बात बता रहे हैं लोगों को कि वर्ल्ड बैंक की सालिसी की बनाई गई थी, इख्तियार की गई थी, अब मामला
वर्ल्ड बैंक के पास जाएगा। अब देखने वाला मसला ये है कि फौरी तौर पे ये हमारा पानी बंद करने की कोशिश करेंगे। देखें, लो लिबरेरियन कंट्री है पाकिस्तान, सारे ऊपर से लेकिन जी जो आपने जी बिल्कुल आप तशाम साहब आप आई गॉट यू, आप सिंतास माहिदे की इस वक्त बात कर रहे हैं और मैं भी आपसे यही, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होने वाला था और आपने खुद ही से बात निकाली। भारत ने तो जैसे एक एक पंडारा बॉक्स खोल दिया, ये भी बंद, ये भी बंद, ये वाला बॉर्डर बंद, ये पानी बंद, ये, और जहाँ तक सिंतास की बात है तो ये तो वो मुआहदा है जो कि दोनों तरफ से जब तक मुअत्तल नहीं होगा ये इसको ना मनसूख किया जा सकता है, ना कैंसलेशन हो सकता है, ना ताख़ीर, इसमें कुछ हो ही नहीं सकता। ये इस मुआहदे की ये शिक है कि जब तक दोनों पार्टीज़ एग्री नहीं हो जाती कैंसलेशन के लिए इसको कैंसिल नहीं किया जाएगा और इसका जो गारंटर है वो वर्ल्ड बैंक है, तो ऑब्वियसली वो भी कुछ ना कुछ अपनी राय का इजहार करेंगे कि जी ख़त्म करना है या नहीं। तो इस वाक़े के फ़ौरन बाद उन्होंने ऑटोमेटिकली ख़ुद से ही अज्यूम कर लिया कि बस ये कैंसिल, और उन्होंने इसको प्रॉपर्ली अनाउंस भी कर दिया मीडिया पे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि जी सिंतास मुआहदा हमारी तरफ से कैंसिल। तो ये कैसे कैंसिल कर सकते हैं? ये तो हो ही नहीं सकता कैंसिल जब तक कि पाकिस्तान खुद उस चीज़ के ऊपर एग्री ना हो, जो गारंटर है वो उस पर अपनी बात का इजहार ना करे, राय का इजहार ना करे। ऐसे कैसे खुद से वो बोल सकते हैं? जी सोनिया, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये नहीं हो सकता। अभी सारी दुनिया को पता है कि 1960 का मायदा है जिसमें 3 दरिया हिंदुस्तान को दिए गए, 3 दरिया हमें दिए गए, और फिर ये तय किया गया कि देखिए ना, सारा पानी ऊपर चाइना से आता है, वो मालिया से पानी आता है, उसके बाद हिंदुस्तान लो रिपेरियन कंट्री है, उसके बाद फिर हम लो रिपेरियन कंट्री है। अगर वो चाइना उनका पानी बंद कर दे तो हिंदुस्तान के लिए मसाइल हो जाएंगे। अब ये जो करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तो उन्होंने धड़ाधड़ डैम बनाए, हमारी गलतियां, हमारी सियासी क़यादतों की गलतियां कि इन्होंने डैम नहीं बनाए। अब दूसरी बात है कि इस स्टेज पे क्या हो सकता है, इस स्टेज पे यही कि बाय द टाइम पाकिस्तान केस लेके फैसल जाएगा उनके पास, इसमें टेक टाइम, ठीक है ना। इतनी देर में ये कोशिश करेंगे अपने शॉर्ट टर्म अहदाफ हासिल करने के लिए। देखिए, पानी पे जंगें होंगी पानी के मामले पे, और हमारे लिए तो वैसे ही आप देख लें आजकल हमारे मुल्क में पानी का इतना सीरियस इशू हुआ है। इन हालात में अगर वो पानी बंद कर देते हैं, ऊपर से रोक देते हैं, तो हमारे लिए मुश्किलात हो जाएंगी। और फिर जब मामला जाएगा उनके पास, आर्बिट्रेशन में लोग बैठेंगे और हो सकता है पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में मामला लेके जाए या हिंदुस्तान ही लेके जाए, जहाँ पे 5 परमानेंट मेंबर हैं, 10 उनके नॉन परमानेंट हैं, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये हिंदुस्तान सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जाएगा, लेकिन वहाँ पे ये वीटो का हक हमें हासिल है। ये कुछ इश्यूज पे वो नॉन परमानेंट मेंबर भी वीटो कर सकते हैं, तो वहाँ पे इशू नहीं ला सकते। अब इनकी पूरी कोशिश है कि या तो इसको पाकिस्तान को इकोनॉमिकली स्क्वीज करने के लिए सेटअप में ले जाए, मामले को सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाए, या फिर ये फॉर द टाइम बिंग ये पानी बंद करके ये हाइटन करेंगे सिचुएशन को, उस जगह ले जाएंगे ताकि कंस्ट्रक्शन बहुत देर आगे चली जाए और फिर कोई बहाना ढूंढेंगे फॉल्स बैक ऑपरेशन का। देखें, ये करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेस बिल्कुल तैयार है और ये भरपूर जवाब दिया जाएगा। और आज नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में ये क्या हो जाएंगी चीजें, ये नहीं हो सकता कि हम खामोशी से बर्दाश्त कर लेंगे। हम भी हमला कम करेंगे, हम भी अपने सारे ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, और फिर अगर ये बात है कि जी वो पाकिस्तान पे हमला करने की कोशिश करेंगे या कोई और मामला खराब करने की कोशिश करेंगे, तो इसमें पाकिस्तान का रोल क्या होगा, जाहिर है। अब मेरी इत्तलात ये है कि पाकिस्तान फौरी तौर पे परमानेंट 5 मेंबर जो हैं उनको एतमाद में ले रहा है, चाइना को खुसूसी तौर में एतमाद में ले रहा है, सऊदी अरब, यूएई और कतर, उनको बताया जा रहा है कि जी हिंदुस्तान जो है ना उनके अज़ाइम क्या है, ताकि इससे पहले कि मामला खराबी की तरफ जाए हम भी कोई एक पीआर की बड़ी मुहिम शुरू कर सकें। तो मेरा ख्याल है आज जब आ जाएगा नेशनल सिक्योरिटी का हमारा बयान आ जाएगा कि हम इनके जवाब में हम जो करेंगे, तो मेरा ख्याल है फिर हिंदुस्तान इसको और तरीका ढूंढेगा कि मसले को खराब किया जाए, लड़ाई की जाए और कोई नए नए मार्ग खोले जाए, तो उसके लिए पाकिस्तान डेफिनेटली तैयार है। लेकिन आखिरी बात यह है फैसल के ये पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज करेंगे, ना सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान, न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है ये कश्मीर, इसको अगर सॉर्ट आउट नहीं करते, जिसको आपने पिछली हुकूमत में देखा 2016 में इन्होंने कहा था ट्रम्प ने कि अगर कोई हिंदुस्तान माने तो हम आर्बिट्रेशन के लिए तैयार है। देखिए, हिंदुस्तान का केस फैसल इतना कमजोर है कि बार बार हम कहते हैं कि भी आप और दो बंदों के दरमियान एक मामला तय नहीं होता तो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन होती है, फिर 2 मुल्कों के दरमियान एक चीज़ तय नहीं हो सकता तो हम कहते हैं चलें जी किसी को भी आप बुला लें, चाइना को, अमेरिका को और किसी को, इंटरनेशनल कोर्ट को बुला लें, आए बैठ के फैसला करें। हिंदुस्तान का केस क्योंकि कमजोर है वो इस पर नहीं आते। कश्मीर का मसला खुद ही नेहरू लेके गए थे वहां पे, जहाँ पे तय हुआ था प्लबिसाइट होगा, रायशुमारी होगी, उसके लिए नहीं जा रहे। तो मेरा ख्याल है आखिरी बात यह है कि ये इन्होंने पूरी कोशिश करनी है, इनका ख्याल है कि पाकिस्तान कमजोर है हम दबा लेंगे, तो मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि अपनी ऑडियंस को ठंडा करने के लिए देखें, अब ये तीसरी मरतबा आए हैं और पॉपुलैरिटी का ग्राफ मोदी का धड़ाधड़ नीचे आ रहा है। अब उनकी पार्लियामेंट में उनके ओपोजिशन के लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में इलेक्शन होता है तो
हम पाकिस्तान का नाम देते हैं, पाकिस्तान का इलेक्शन होता है, हमने तो कभी हिंदुस्तान का नाम नहीं दिया। Exactly. और वहां तो उन्होंने वो अंदर से एहतशाम साहब, बिल्कुल जैसे पहले उठती रही आवाजें अब इस पे भी उठेंगी। आई थिंक पाकिस्तान ने इस वक्त तक बहुत जिम्मेदाराना रवैया अपनाया है और आगे भी जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हुए आप खुद देखेंगे एहतशाम साहब, मार्क माई वर्ड, कि ये मामला जो है ना ये खुद ही डाई डाउन होगा। क्योंकि जब अंदर से, और बहुत सारे कश्मीरी जो साफी अब वो सवाल उठा रहे हैं इस पे कि 7-8 लाख फौज के होते हुए तमाम तर मामला कैसे हो गया। आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ ये हरकत है और सारी दुनिया जान चुकी है कि ये हरकत कौन कर सकता है। सो लेट्स सी, इसका बहुत ही अहम इजलास है जो कि 11 बजे शुरू होगा आज पाकिस्तान में, कौमी सलामती का इजलास, उस पर भी हमारी नजरें होंगी। अब प्रोग्राम के दीगर मौजूदात की जानिब बढ़ते हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के भयानक असरात जो हैं वो देखने में आ रहे हैं और एशिया के अहम तरीन पहाड़ी सिलसिले यानी कि कोई हिंदुकुश और कोई हिमालय में बर्फबारी कम तरीन सतह पर पहुँच गई, जिससे तकरीबन 2 अरब अफराद की ज़िंदगी खतरे में पड़ गई है। बैनुल-अक़वामी मरकज़ बराए इंटीग्रेशन माउंटेन डेवलपमेंट के मुताबिक रवां बरस मौसमी बर्फ़बारी में नुमाया जो कमी है वो मुसलसल तीसरे साल देखी गई है। यहाँ बर्फ़ जमने के रहने का जो दौरानिया है वो मामूल से 23.6% कम हुआ है, विच इज़ ह्यूज। और ये शरह जो है वो 23 साल की कम तरीन सतह पे आ गई है, जिसकी वजह से दरियाओं के बहाव में कमी हो गई है। अब ज़ेरे ज़मीन पानी पर इन्हिसार बढ़ने लगा है, कहत के ख़तरात में इजाफा इससे हो सकता है। और सिर्फ अगर पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बाद, कुतुब शुमाल और कुतुब जनूब के बाद सबसे ज़्यादा ग्लेशियर पाकिस्तान में है। लेकिन कभी हम देखते हैं कि ग्लॉफ का इवेंट हो जाता है, ग्लेशियर फट जाते हैं, कभी हम देखते हैं कि बर्फबारी कम होती है, और जब कभी क्लाइमेट के एडवर्सिटी की वजह से बहुत तेज़ी से बारिश होती है तो फिर वो सैलाब की सूरत हाल इख्तियार कर लेता है। हमारे साथ मौजूद है क्लाइमेट एक्टिविस्ट जनीता अवान, हम उनसे बात करते हैं। जनीता, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर होस्टिंग यू वंस अगेन ऑन द शो। तो जनीता, पाकिस्तान ऑलरेडी इज़ ऑन द वर्ज ऑफ वाटर स्कार्सिटी, ऐसे में जब ग्लेशियर्स को भी ख़तरा पड़ जाएगा तो वेयर आर वी स्टैंडिंग? वालेकुम अस्सलाम फैसल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। अगर हम हिंदुकुश और हिमालय रीजन की बात करें तो इनको थर्ड पोल का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि हमारे पास आर्कटिक और अंटार्कटिका के रीजन के बाद जो बर्फ़ के सबसे बड़े ज़ख़ीरे हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये ग्लेशियर्स वो हैं जो एशिया के जो सबसे इम्पॉर्टेंट दरिया हैं, जैसा कि हमारे पास दरियाए सिंध है, इंडिया का गंगस है, ब्रह्मपुत्रा है, ये उनको फीड करते हैं। और फिर ये दरिया ऑलमोस्ट 2 बिलियन तक जो लोग हैं उनकी ज़िंदगियों को सपोर्ट करते हैं। तो इन ग्लेशियर्स में जब स्नोफॉल एक रिकॉर्ड हद तक कम हो जाती है तो बहुत सी वजूहात सामने आती है। जो दरिया का एक नेचुरल बहाव है वो इफेक्ट होता है, ज़राअत इफेक्ट होती है, पीने के जो पानी है उनकी सप्लाईज में कमी आती है, और इवन जो हमारी जियो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है रीजन की वो भी इफेक्ट होती है। और ये इशूज़ इस तरह के नहीं हैं कि ये अब अचानक से नमूदार हुए हैं, ये उस तरह की हैं कि ये क्लाइमेट चेंज जैसे ओवर द ईयर्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते आ रहे हैं और अब ये बिल्कुल एक अलार्मिंग लेवल तक पहुंच चुके हैं। अच्छा जनिता, एक क्वेश्चन है जो काफ़ी अरसे से मेरे जहन में घूम रहा है और मुझे लगता है कि यू आर द राइट पर्सन टू आस्क। मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और वैसे तो ये बात सभी को पता है कि हमारी दुनिया में 70% अर्थ जो है वो पानी है और 30% जो है वो हमारी आबादी है, और जिसमें से बड़ा थोड़ा सा जो हिस्सा है वो फ्रेश वाटर है जिसको दुनिया यूटिलाइज़ करती है, और बहुत ज़्यादा जो है वो ओशन वाटर है, सॉल्टी है, जो यूटिलाइज़ नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि अब दुनिया ने इतनी तरक्की की है और हमारे भी अपने इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे बच्चे, यंगस्टर्स, हमारी यूथ ऐसे आए हैं जो ख़राब पानी को चेंज करके फ़्रेश वाटर में तब्दील कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स, बहुत सारी ऐसी मशीन्स बन रही हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए आप आबो हवा जो है उसी का इस्तेमाल, हवा का इस्तेमाल करते हुए उसमें से फ़्रेश वाटर निकाल। क्योंकि 70% पानी है दुनिया में, तो अगर ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं, ये यूथ जो है वो यहाँ पर आके हमारे प्लेटफॉर्म पे चीज़ें करके दिखा रही है, तो क्यों ना इसको बड़े लेवल पे किया जाए और जो ओशन वाटर है, जो सॉल्ट है, उसमें से चेंज करके उसी वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट किया जाए। क्या ये पॉसिबल नहीं है? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बात की कि यूथ डिफरेंट तरह के इनिशिएटिव्स लेकर आ रही है, तो जो इसमें हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो कि है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, वो इस चीज़ को डील करता है कि हम किस तरह से ख़राब पानी या जो आलूदा पानी है उसको साफ़ किया जाए या लोगों के लिए
जो साफ पानी है वो मुहैया किया जाए। अब इसके डिफरेंट प्रोसेसेस हो सकते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जिन पर काम करके हम क्लीन वाटर की जो सप्लाई है उसको इंक्रीज किया जा सकता है, लेकिन इसमें जो मसले मसाइल है वो ये आता है कि ये प्रोसेस जो है ये बहुत इसमें डिफरेंट रिसोर्सेज और डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रिक्वायर है, बिकॉज इसमें ऑफ कोर्स साइंटिफिक फैक्टर भी आ जाता है, इसमें दूसरा फैक्टर भी आ जाता है। अब ये इस तरह से पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ इसको सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के सेक्टर में हम लेकर चलें, इसमें काफ़ी सारे रिसोर्सेज हमें रिक्वायर होंगे, मशीनरी रिक्वायर होगी। तो इसलिए ये वाला जो SDG है पाकिस्तान में अभी तक इस पर काम कम हो रहा है, जो कि हम चाहते हैं कि इस पर काम ज़्यादा किया जाए, क्योंकि इसके लिए रिसोर्सेज ज़्यादा रिक्वायर्ड है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उस सतह की रिक्वायर है कि हमारे पास उस तरह की फिल्टर्स, उस तरह की मशीनरी हो जो कि सस्टेनेबिलिटी के साथ कनेक्ट किया जाए जिसे, और जो आने वाली जो इनोवेशन है उसको उसमें इनकॉर्पोरेट करके क्लीन वाटर को लोगों के लिए मुहैया किया जाए। तो कुछ स्टार्टअप्स हैं, कुछ छोटे लेवल पर इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इस SDG को डील कर रही हैं, लेकिन बड़े लेवल तक अभी ये नहीं हो पा रहा क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की शॉर्टेज है। तो जनीता, ये जो साइकिल है पूरा, इट गोज लाइक दिस। हमारे समंदरों में पानी या फिर डेल्टा में पानी तब आएगा ना कि जब ऊपर से बर्फबारी तगड़ी होगी, जब तगड़ी होगी तो वो दरियाओं में जाएगा, दरियाओं से जाते हुए फिर वो समंदर में जब गिरेगा तो हमारा डेल्टा भी महफूज होगा, और वो समंदर की खुराक है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि समंदर में पानी ज़ाया नहीं करते हम, दैट्स फूड फॉर सी, दिस फ्रेश वाटर। नाउ द थिंग इज कि हम देखते हैं अक्सर गिलगित बल्तिस्तान से इस तरह की वीडियोज़ आ रही होती है कि वहाँ के लोकल्स कोई ना कोई ग्लेशियर को महफूज करने के लिए कोई तरीका या तो रिवायती या गैर रिवायती तरीके अपना रहे होते हैं ना। एज अ क्लाइमेट एक्टिविस्ट, व्हाट डू यू सी, हम अपने ग्लेशियर्स को किस तरह बचा सकते हैं, प्रोवाइडेड द फैक्ट कि नेचुरली हम तो वैसे कबाड़ा कर चुके हैं, हमारा टेम्परेचर राइज हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ती है तो ग्लेशियर ज़्यादा पिघल जाते हैं, फ्लडिंग वाली सूरत हाल जो होती है, फ्लड के पानी को हम बचा नहीं सकते। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं एज पाकिस्तानीज़ कि हम इनको बचा भी सकें और अपने पानी का मामला जो है उसको बेहतर तरीके से हल भी कर सकें? तो फैसल, इसमें सबसे पहले तो मैं एक रिपोर्ट शेयर करूंगी जो कि बहुत हमें फैक्ट्स बताती है कि पास्ट 23 इयर्स में जो हमारे ये हिमालय और हिंदुकुश के ग्लेशियर्स हैं, ये इनमें बर्फ जो है वो ऑलमोस्ट 24% तक कम हुई है, जो कि एक स्मॉल फिगर नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है। और इसकी काफ़ी कॉजेज हैं जिनमें सबसे बड़ा हमारे पास ग्लोबल टेम्परेचर्स का है। फिर इसके अलावा कुछ फैक्टर्स हैं कि ब्लैक कार्बन पोल्यूशन जो है वो हमारी इंडस्ट्रीज में जब इंक्रीज हुई, और ट्रैफिक वाला फैक्टर, और तीसरा डिफॉरेस्टेशन का। अब इन 3 से 4 फैक्टर्स ने कंबाइन होकर उस जो हमारे ग्लेशियर्स हैं उनकी बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया, और वो इतने अलार्मिंग लेवल तक कम हो गई कि जो हमारे पास सर्दियां ज़्यादा हुआ करती थी, बर्फबारी ज़्यादा हुआ करती थी, अब वो सर्दियों का भी ड्यूरेशन टाइम पीरियड कम हो गया है, बर्फबारी का भी कम हो गया है, और वो जो बर्फ़ है वो बारिश के साथ रिप्लेस हो गई है, क्योंकि जब गर्म हवा होती है उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगी, जो कि बारिश का बायस बनती है, ना कि बर्फबारी का। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि मैन मेड भी है, क्लाइमेट चेंज का भी इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से ये हुआ। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। तो अगर हम इसमें इसकी थोड़ी सेक्शन ओरिएंटेड बात करें तो उसमें ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं उनको सबसे पहले इन जो फैक्टर्स इन इसका वजूहात का बायस बन रही हैं उनको टैकल करने की ज़रूरत है। एफॉरेस्टेशन के प्रोग्राम्स इस तरह के लाने चाहिए, और दूसरा ये है कि ग्लेशियर मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट्स जो है वो हमें स्टार्ट करने चाहिए जो कि कॉन्टिन्यूसली रेगुलेट कर रहे हों। वी आर शॉर्टनिंग एट द टाइम, बट जो आप बात कर रही हैं इस तरह के प्रोग्राम्स, उससे पहले मेरे ख्याल से उन पर भी इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है कि जो ग्लेशियर मॉनिटरिंग वाले प्रोग्राम्स हैं कितने सक्सेसफुल हुए हैं और उनसे क्या आउटकम अभी तक निकला। बिल्कुल ऐसा ही है, और वक्त हो जाता है ब्रेक का। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। अब बात हो जाए कुछ मौसम की। कराची में आज से गर्मी की शिद्दत में कमी की पेशेनगोई की गई है। अब देखते हैं कि कमी होती है या नहीं होती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के साथ साथ पंजाब के बेशतर इलाकों में मौसम बुनियादी तौर पर गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। ऐसा ही होगा भाई? एब्सोल्युटली। चलिए तो इसी में बात कर लेते हैं
तर्जुमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। अंजुम साहब अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए सबसे पहले ज़रा कराची की खबर गिरी कर लें आपसे। सूरज तेवर दिखाने के बाद आज से ठंडा होने की उम्मीद है फिर? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। देखें, ठंडे की बात तो आप ना करें, गर्मी का मौसम है। एक्सपेक्टेड मैक्सिमम जो है वो 36 से 38 रहेगा। ताहम नमी का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से फील्स लाइक जो है महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत एक्चुअल से 2 से 3 डिग्री ज़्यादा हो सकता है। इस दौरान समुद्री हवाएं चलती रहेंगी। जब उनका थ्रस्ट कम होगा तो आपको पसीना आएगा, सफोकेशन फील हो सकती है। स्पेशली गुंजान आबाद इलाकों में नमी का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से जब हवा रुकती है तो एक सफोकेशन सी कैफियत डेवलप हो जाती है बन इलाकों में अक्सर। तो कोशिश करें कि मोस्टली डिहाइड्रेटेड रहें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल रखें। अच्छा, तो ये हीट वेव का सिलसिला कब तक और जारी रहने वाला है? हम लोग तो बस सोच रहे हैं कि हमें मौसम अब शायद खुशगवार हो, लेकिन कराची तो छोड़ें, अब तो पंजाब के भी बेशतर इलाकों में मौसम बुनियादी तौर पर खुश्क और गर्म रहने की तवक्को है। जी देखिए, कराची के लिए अगर हम बात करें तो इट्स नॉट एन हीट वेव। ये अब गर्म और मरतूब मौसम है ह्यूमिडिटी की वजह से। बाकी अगर रेस्ट ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं तो आज से सिंध के अक्सर इलाकों का इम्पैक्ट शुरू हो जाएगा जो 30 तारीख तक रहेगा। इस दौरान इस बात की तवक्को है कि दर्जे हरारत जो है कुछ इलाकों में 49 डिग्री तक भी जा सकता है। जैसे पिछली स्पेल में जो है वो नवाबशाह में जो है 49.5 तक दर्जे हरारत जा चुका है। तो इस मरतबा फिर इस बात की तवक्को है कि कुछ इलाकों में जो है ये सिचुएशन दोबारा बरकरार रहेगी। जनूबी पंजाब भी गर्म रहेगा। वस्ती पंजाब की बात करें, अब वहाँ पर भी गर्मी रहेगी। टेम्परेचर ऑलमोस्ट शहरों में 45 के आसपास रहेंगे। इसी तरह KPK के जो जनूबी इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं, वहाँ भी गर्मी अपना असर दिखाएगी। बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में गर्मी होगी। ये सिलसिला 30 अप्रैल तक रहेगा। चलिए 30 अप्रैल तक देखते हैं सिलसिला जारी रहता है या ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच आप तर्जुमान महकमा मौसमियात, हमें आप अपडेट्स कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रिपोर्ट है और वो बड़ी तशवीशनाक रिपोर्ट है। कराची के नौजवानों में कैंसर तेज़ी से फैल रहा है, जिसकी अहम वजह एंटीबायोटिक्स का गैर ज़रूरी इस्तेमाल, खाने में गैर मायारी रंग, मोटापा और गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करार दिया गया है। अच्छा, एक चीज़ ये इसमें चीज़ हुई है कि बाकायदा कैंसर रजिस्ट्री जो है वो अब शाया हो चुकी है और कराची कैंसर रजिस्ट्री रिपोर्ट के मुताबिक मर्दों में मुंह के कैंसर 88%, मैदे के 26% और जिगर के 28.69% केसेस रिपोर्ट हुए हैं। खातून की बात कर लीजिए तो छाती के 178%, मुंह के 332% और ओवेरियन कैंसर 22% इसके केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सो व्हाट डज दीज नंबर्स टेल अस? हम इसी पे बात कर लेते हैं क्योंकि कैंसर रजिस्ट्री एक तो मामलात हैं कि वो अब फाइनली आ गई है, लेकिन उस कैंसर रजिस्ट्री में जो आदाद शुमार दिखाए जा रहे हैं ख़ास तौर पे नौजवानों में, वो एक बहुत ही ज़्यादा होशरुबा इंकशाफ है, होशरुबा स्टैट्स हैं। और वो नौजवान के जिनको कहा जाता है कि दे आर मोर सेंसिटिव, दे आर मोर एजुकेटेड, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो क्यों आती जा रही हैं? फैसल कहते हैं कि जो यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं, उनका इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड या छोटे बच्चों के अलावा। मतलब लेकिन फिर भी अब कैंसर के मोहलिक मर्ज़ को कैसा रोके हम कैसे रोका जाए, इसी पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर नाइला मौजूद हैं। सीधा उनके पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर नाइला, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच आप आई। और आपने देखा ये टॉपिक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक अब बन चुका है कि इसके ऊपर बात करना बनती है। जैसे कि अभी फैसल बता रहे थे और उन्होंने आपके सामने बताया कि कितने केसेस रिपोर्ट हुए नौजवानों में और स्पेशली ख़वातीन में जो स्टैट्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं। सो आपका क्या ख्याल है कि ऐसा क्या मेन रीज़न है जिसकी वजह से ये कैंसर इतना फैल गया है स्पेशली यंगस्टर्स में? देखिए, वैसे तो दुनिया भर में ही कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है, लेकिन हम सबसे पहले फोकस कर लें अपने शहर के ऊपर। हमारा शहर में सबसे बड़ा मसला क्या हो गया? मुंह का और हलक का कैंसर, जो कि बहुत अलार्मिंग है और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि रोकी जा सकती है। इसकी वजह हमारे सामने मौजूद है, जो कि है पान, तंबाकू, गुटखा, जिसमें कराची का हर दूसरा नौजवान मुलव्वस है।
इसमें और साथ में सिगरेट, ये 2 चीज़ें। आप दुकानों में चले जाएं, आप शॉपिंग पे जाएं, लोगों से बात नहीं की जा रही थी, मुंह में उन्होंने इतना भरा हुआ होता है। यानी कि 3 भाई खड़े होंगे और तीनों के मुंह में, मैं भाई तुम तीनों का अगर कुछ हो गया तो तुम्हारा घर कौन चलाएगा। लिटरली मैंने ये बोलना शुरू कर दिया। कहते हैं कि मरना तो वैसे भी है, हाँ, सॉरी मरना तो वैसे भी है, तो फिर मरे फिर तशवीश किस बात की है। तो थिंग इज के इतना ज्यादा, अच्छा ये तो हम सिर्फ कराची की बात कर रहे हैं, इफ यू अंडरगो दिस रिपोर्ट एज वेल, जितना आप इंटीरियर में जाते जाएंगे आपको उसी तरह हैदराबाद से लेके नवाबशाह तक ये जो माउथ कैंसर है ये इतनी ज्यादा हो चुकी है। अच्छा, अब कुछ कैंसर ऐसे हैं जो हिडन, जो कि डॉक्टर साहब नहीं पता चलते हैं ना, लेकिन ये वाली चीज हम सबको पता है कि क्यों होती है, हम क्या खा रहे हैं हमें बहुत अच्छी तरह पता है, हम क्या पी रहे हैं उस डब्बे पे लिखा हुआ है, उस पे इंतबाह भी है, उस पे तस्वीर भी है, लेकिन स्टिल हम रुकने के लिए तैयार नहीं है। So why is that so? अच्छा, और आप अगर इनसे पूछे ना कि भाई तुम रोज जो अगर ये मावा वगैरह खाते हो कितने का होता है, ज़्यादा 100 रुपये 150 रुपये का, अगर इनको कैंसर हो जाता है इसके ऑपरेशन में इनके 15 लाख खर्च हो जाते हैं, और उसके बाद भी ये बीमारी वापस आ रही थी, चेहरा ख़राब हो चुका होता है, किसी काम के लायक नहीं रहते हैं ये लोग। तो आई थिंक कि ना मतलब इस चीज़ का ढिंडोरा हम लोग पिछले कई सालों से हम सारे डॉक्टर्स पीट रहे हैं कि भाई ये चीज़ बहुत ख़राब है, बहुत ख़तरनाक है। इट्स हाई टाइम कि गवर्नमेंट इस पर बहुत सीरियस एक्शन ले, या तो इन लोगों पे जुर्माना लगाया जाए जो ये खा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक ऐसी चीज़ है, मतलब बहुत बेवकूफ़ी वाली बात है कि एक चीज़ जो आपको नज़र आ रही है फिर भी आप उसी खाई में गिर रहे हैं। खुदकुशी वाली चीज़ है, आंखों देखी मक्खी निकलने वाली बात है, बिल्कुल देखी मक्खी निकलने वाली बात है। सो अब कराची में जो कैंसर रिपोर्ट हो रहे हैं केसेस, अकॉर्डिंग टू दिस कैंसर रजिस्ट्री 100 में से 90 बंदा जो है वो नौजवान है। चले हमने माउथ कैंसर की तो बात की, द अदर जो मैदे का कैंसर है उसकी कॉजेस क्या है? अच्छा, ये जो मैदे का कैंसर है या आंतों का कैंसर यंग एज में, और यंग एज से मुराद है कि 40 साल से कम उम्र में लोगों को होना, क्योंकि कैंसर यूजुअली एज के साथ इंसिडेंस बढ़ता है। तो ये पूरी दुनिया में भी वैसे ये बढ़ रहा है और इस पर बहुत रिसर्च हो रही हैं और इससे बहुत सारी वजूहत। एक तो इन जनरल जो आंतों का कैंसर है उसकी वजह ज़्यादा गोश्त खाना और फाइबर्स यानी कि सब्जियों का कम इस्तेमाल करना, ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अच्छा, दूसरी चीज़ें जो सारे कैंसर से रिलेटेड हैं वो मोटापा है, प्रोसेस्ड फूड है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी कि अब आजकल ज़्यादातर काम तो लोग कंप्यूटर पे ही कर लेते हैं ना, अब तो यानी कि वो जॉब भी ऑनलाइन हो गई है, हॉस्पिटल ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही बैठ के काम करें। तो ये जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है ये सारी चीज़ें कैंसर से रिलेटेड हैं। फिर उसके अलावा जो है कुछ इन्फेक्शंस हैं, जैसे कि मैदे में एच पाइलोरी एक इन्फेक्शन होता है जो कि बहुत ही ट्रीटेबल है, लेकिन अगर इसको ट्रीट नहीं करें तो ये इसके बाद में कैंसर हो जाता है। तो ये और आजकल आप देखें नौजवानों में ये एसिडिटी और इस तरह की चीज़ें इतनी कॉमन हैं और वो उसका प्रॉपरली इलाज नहीं करा रहे होते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, मैं आपकी उसी पेट के हवाले से मैं बात करूँगी स्पेशली, क्योंकि इसमें कुछ बीमारियां जैसे आपने कहा कि अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाए तो ये कैंसर बन जाता है। तो इसी तरीके से मैं चाहूँगी आप प्लीज़ और भी ऐसे नाम बताएं बीमारियों के जिनको ट्रीट वक्त पे ना किया जाए, जिनको हम बहुत हल्का लेते हैं कि अरे भाई 2-4 दवाएं खाएंगे ठीक हो जाएगा, उनको हल्का ना लें। अगर ये आपको हो जाती हैं तो आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाके सीरियस होकर इलाज करना है। आप प्लीज़ ये ज़रूर बताएं, क्योंकि रिसेंटली हमारे फैमिली में एक हमें पता ही नहीं चला, वो स्टेज 4 कैंसर पे पहुंची हुई थी और वो बिल्कुल नॉर्मल थी और जिसे कहते हैं आनन फानन ख़त्म हो गई, हमें पता ही नहीं चला कि ये कैसे हो गया। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि जो यंग एज में जो कैंसर होता है वो ज़्यादा एग्रेसिव होता है। आपने देखेंगे कि आप ओल्ड एज पेशेंट्स को वही कैंसर है, स्टेज 4 भी है और उसके साथ वो मतलब 1-2 साल भी निकाल लेते हैं। यंग पेशेंट चंद माह के अंदर चले जाते हैं। और जो इस पर जो रिसर्च हुई है दुनिया भर में, स्पेशली मेमोरियल स्लोन केटरिंग वगैरह में, तो उन्होंने देखा है जब उन्होंने ट्यूमर को स्टडी किया कि शायद कोई जेनेटिक डिफरेंस है यंगर एज कैंसर और ओल्डर एज कैंसर में, जेनेटिक डिफरेंस कोई है, वही जीन्स की म्यूटेशंस हैं, दोनों में हो रही हैं। लेकिन जो यंगर पेशेंट्स हैं उसके अंदर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है, यानी जो रिएक्शन है कैंसर का वो इतना ज़्यादा है कि उसकी वजह से ये ज़्यादा एग्रेसिवली बिहेव करते हैं। यंगर द पर्सन हेल्दियर द सेल्स?
अब इसके ऊपर अभी हमें बहुत सारी चीज़ें मालूम नहीं है। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, बल्कि इनफैक्ट मैंने भी अभी रिसेंटली इसको रियलाइज़ किया है, ये एपिडेमियोलॉजी, क्योंकि देखें स्मोकिंग का जो लंग कैंसर से रिस्क पता चला था ये भी एपिडेमियोलॉजिस्ट ने बताया था। पहले लोगों की समझ नहीं आ रहा था, ये 50s और 60s की बात है, लोग कहते थे लंग कैंसर इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है। जब एपिडेमियोलॉजिस्ट ने सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स को देखते देखते उन्हें पता चला अच्छा ये तो सिगरेट से रिलेटेड है। और जब सिगरेट को बैन किया गया पूरी दुनिया में लंग कैंसर का रिस्क कम हो गया, इंसिडेंस कम हो गया। तो अब वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, स्टडी करना शुरू किया है कि 50s और 60s के बाद जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हो रही थी, क्या बिफोर बर्थ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फीटल लाइफ में बॉडीज़ के अंदर कोई चेंज हो रही है जिसके वजह से वो बाद में कैंसर बन रहा है। तो उसमें इंटरेस्टिंगली उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि यानी कि 40-50 ईयर्स पहले जो लोग यानी कि प्रेग्नेंट होते हैं उन लोगों को देखते देखते कि बहुत सारी जो दवाइयाँ नौजिया वॉमिटिंग के लिए यूज़ हो रही थी, उनकी वजह से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसकी वजह उन लोगों का उसका कुछ एसोसिएशन कैंसर से। दूसरा, एंटीबायोटिक्स की यूज़ ज़्यादा जो आई है इन जनरल भी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी, वो पिछले 30-40 सालों में ज़्यादा ही है। तो हम सब की बॉडी के अंदर, हमारी आंतों के अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो नॉर्मली हमारे सिस्टम को कायम रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो जब वो एंटीबायोटिक्स ड्यूरिंग फीटल लाइफ एक्सपोजर मिल रहा होगा या पैदा होने के बाद, बचपन में आजकल तो ओवर द काउंटर लोग जाते हैं, वो दे देते हैं जी ऑगमेंटिन पिला दें, मतलब छोटे बच्चों को एंटीबायोटिक। तो वो जो बॉडी का जो माइक्रोबियल फ्लोरा है वो जो चेंज हो रहा होता है उसका शायद कोई एसोसिएशन है, इस पर रिसर्च हो रही है। तो यही मकसद कहने का ये है, अननेसेसरी दवाइयों से दूर रहना चाहिए, डॉक्टर के मशवरे के बगैर खुद डॉक्टर नहीं बने। जो डॉक्टर मॉम नहीं होता है कि माँ जो है वो देख के बच्चे को खुद दवा दे रही होती है, प्लीज़ ये काम बंद करें। डायरिया के लिए फ्लैजिल दे दिया तो उसके लिए सोर थ्रोट के लिए फ़ौरन ऑगमेंटिन, अमॉक्सिसिलिन दे दी। हमेशा डॉक्टर से पूछ के जितना आप एंटीबायोटिक्स को अवॉइड कर सकें आप करें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ हार्मोन्स यूज़ किए जाने लगे अर्ली डिलीवरीज़ को रोकने के लिए। लोगों को ना जब बिल्कुल एंड ऑफ प्रेगनेंसी का जल्दी डिलीवरी हो जाती थी, बच्चे बचते नहीं थे, उस तरह की चीज़ों में हार्मोन्स यूज़ किए। तो अब उसका यूज़ जिन लोगों में बहुत ज़्यादा हुआ उन बच्चों में भी कैंसर का इंसिडेंस शायद ज़्यादा है, शायद उसका भी कुछ रिलेशनशिप है। तो इसलिए ये पार्ट जो है ना, जो बच्चा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ के पास होता है, माँ जो चीज़ें इस्तेमाल करिए उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट है बच्चे का। सबसे अहम बात ये हो गई कि जब आप प्रेगनेंसी आपने प्लान की है और आप हो गए तो सबसे ज़्यादा दवाओं से आपने दूर रहना है अपने आप को। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन थी और हमने इसको समझा कि आप तक पहुँचाया भी जाए। ख़ास तौर पे कराची के मामला, हर 100 में से 90 पेशेंट्स जो हैं वो यूथ है, जो कि बहुत ही तशवीशनाक बात है और उसके कॉजेज़ भी आपके सामने हैं। तो अगर कुछ ऐसी चीज़ है कि जो अंदर हिडन है, उस पर तो फिर या तो आप स्क्रीनिंग कराते रहें और उसको यू कैन गेट होल्ड ऑफ दैट। बट वो चीज़ें जो आपके कंट्रोल में है, सिगरेट छोड़ना आपके कंट्रोल में है, ये मुज़र चीज़ें जिनका मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, वो आपका ख़त्म करना आपके कंट्रोल में। तो जो चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं, खाना कंट्रोल कर सकते हैं, एटलीस्ट वो करके तो आप अपनी ज़िंदगी को लेन-देन कर सकते हैं ना। मोहब्बत कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, लव योरसेल्फ, सेल्फ लव के ऊपर आइए। और प्रोग्राम का वक्त हो गया ख़त्म, मुझे और फैसल को दीजिए इजाज़त। कल हम फिर हाजिर होंगे। अपना रखिए बहुत ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।